Hello. Okay, friends. So today we will discuss a new topic, that is capital gains, income from capital gains. Okay, let's start discussion. In capital gain, section 45 is the charging section. Okay, section 45 is the charging section. So what does section 45(1) says? It is a charging section. It says that any profit or gain, either it is a profit or gain, any profit or gain from transfer, any profit or gain from transfer of a capital asset during the previous year is taxable. So three terms are important. One is profit or gain, second is transfer, and next is capital asset. So when you transfer any of your capital asset in the previous year, that means during the previous year, it is taxable under the head capital gains. Okay. Now the important terms is, one is capital asset. What is capital asset? And second important term is transfer. So ये बात समझ में आती है? जैसे suppose you have a house property, you bought a house property suppose 2 years ago for rupees 10 lakh, and that house property you sell during the previous year for rupees 50 lakh, then 50 lakh minus 10 lakh, the difference, that is 40 lakh, is taxable under the head capital gain. ये बात समझ में आती है? जैसे ध्यान से देखो, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, और हाउस प्रॉपर्टी परचेज कब की? 17-18 फाइनेंशियल ईयर में. कितने रुपए की? रुपीज 10 लाख. 10 लाख. सेम हाउस प्रॉपर्टी या परचेज की? परचेज. सेम हाउस प्रॉपर्टी यू सोल्ड फॉर रुपीज 50 lakh. Clear? You bought for 10 lakh and you sold for 50 lakh rupees. Then the capital gain is equal to 50 lakh minus 10 lakh is equal to 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh. Clear? Rupees 40 lakh. It is clear? ये बेसिक समझ में आता है? ओके, गुड. गुड. आपको इनकम हुई ना, प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 50 लाख में सेल की और 10 लाख में परचेज की. प्रॉफिट हुआ कि नहीं? यस, प्रॉफिट हुआ, और 40 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ. तो गवर्नमेंट कहती है आपको प्रॉफिट हुआ तो हमें भी चाहिए. देखो, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए? इफ यू हैव अर्न इनकम देन गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टैक्स. जैसे आपको सैलरी की इनकम मिलती है, सैलरी से इनकम मिलती है ना, तो गवर्नमेंट कहती है आपको इनकम हुई तो हमें टैक्स चाहिए. जैसे कैपिटल गेन, अगर आपने कोई एसेट सेल की और उसे आपको प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट कहती है हमें भी, आपको प्रॉफिट हुआ तो हमें भी चाहिए टैक्स. क्लियर? तो इसे कहते हैं कैपिटल गेन. क्लियर है? तो कैपिटल गेन में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर कैपिटल एसेट्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट्स हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 214. जो 214 में डिफाइन की हैं कैपिटल एसेट्स, केवल वही कैपिटल एसेट्स होंगी, उन्हें ही सेल करने से कैपिटल गेन होगा. समझ गए? दैट मीन्स if any commodity, any product, any equipment, anything is not a capital asset, then capital gain will not arise. Capital gain will arise only in case of transfer of capital assets. तो दो टर्म इंपॉर्टेंट है, वन इज ट्रांसफर एंड सेकंड इज कैपिटल एसेट. तो एक बार देखते हैं कैपिटल एसेट मींस व्हाट. तो सेक्शन 214 कहता है कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल एसेट मींस, तो कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या होता है? मींस एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी प्रॉपर्टी
of any kind whether it is connected with business or not. That means आपके बिजनेस की हो या नहीं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था, if house property, if any house property which is used in business is not taxed in the house property head, यानी अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है वो आपके बिजनेस में यूज होती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। दैट मीन्स अगर कैपिटल गेन है सेल करने से तो वो कैपिटल गेन अगर वो प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज होती है तो भी कैपिटल गेन होगा, पर्सनल यूज होती है तो भी कैपिटल गेन होगा। तो इतनी बात समझ में आती है सभी को? एनी प्रॉपर्टी, फर्स्ट डेफिनेशन इज अ जनरल डेफिनेशन एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। क्या कह रहा है सेक्शन? एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है और किसी भी तरह की है वो कैपिटल एसेट है। एग्जाम्पल जैसे वेदर इट इज मूवेबल, या तो वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। जैसे कार है वो मूवेबल है, जैसे ज्वेलरी है वो मूवेबल है। इमूवेबल क्या? जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, वो इमूवेबल है। चल संपत्ति, मूवेबल मीन्स चल और इमूवेबल मीन्स अचल संपत्ति, तो दोनों ही इंक्लूड हैं। आगे देखते हैं, वेदर इट इज टेंजिबल और इट इज इनटेंजिबल। इंटेंजिबल होता है ना, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दे आर इनटेंजिबल। Tangible means any asset which we can see, we can feel and we can touch, then it is called as tangible. Any asset or property which we can only feel, we can't touch, we can't see, this is called intangible. तो intangible का example जैसे goodwill, patent, copyright, तो ये क्या है? ये intangible है goodwill। तो goodwill भी capital asset है कि नहीं? यस, कैपिटल एसेट है। पेटेंट, ट्रेडमार्क भी कैपिटल एसेट है कि नहीं? है। एग्जाम्पल हमने दिए हैं कुछ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ज्वेलरी, शेयर्स, डिबेंचर्स, एटसेट्रा, they all are what are they? They all are कैपिटल एसेट, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट। समझ में आती है बात? यस सर। ओके, दे ऑल आर कैपिटल एसेट्स। ठीक है, अब देखते हैं इट इंक्लूड्स क्या क्या। फॉलोइंग पर्सनल एसेट्स, पहले तो एक्सक्लूड्स देख लेते हैं। मीनिंग सम कैपिटल एसेट्स आर not included in the definition of capital assets. That means they have been excluded by the definition itself. तो कुछ capital assets ऐसी हैं जो include नहीं होती। कौन कौन सी जो include नहीं होती हैं capital assets में? First is stock in trade. Stock in trade, short में हम SIT कहते हैं, stock in trade. Stock in trade is not included in the definition of capital asset. Why it is not included? Because ध्यान से देखो, जब आप स्टॉक सेल करते हो, स्टॉक है ना, जो भी बिजनेसमैन का स्टॉक है, जैसे एक कार डीलर है तो उसके यहाँ स्टॉक क्या है? कार्स जो हैं जिनमें वो डील कर रहा है, परचेज सेल, वो उसके लिए स्टॉक है। एक फर्नीचर मर्चेंट है, फर्नीचर की शॉप है, तो वो फर्नीचर में डील कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? स्टॉक है। ये बात समझ में आती है ना सभी को? तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक को जब सेल करते हैं तब तो इनकम टैक्स लगता है ना स्टॉक के सेल पे। स्टॉक की सेल तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होती है ना। ये इसलिए टैक्सेबल नहीं है क्योंकि इस स्टॉक इन ट्रेड के सेल पे ही तो पीजीबीपी हेड में टैक्स लगता है। तो इसके लिए तो पूरा एक हेड है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जब पीजीबीपी हेड है, देते हैं हम लोग। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी भी देते हैं, जीएसटी इज ऑल्सो अ टैक्स बट इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी भी देते हैं, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं अभी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का बर्डन जो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन के ऊपर नहीं आता। बिजनेसमैन, व्हाट बिजनेसमैन डज, कस्टमर के ऊपर आता है। he transfers the burden to the customer. Ultimate burden is borne by the customer, ultimate tax is borne by customer. लेकिन प्रॉफिट तो किसे पे करना होता है? एसएससी को ही पे करना होता है। क्लियर? तो स्टॉक इन ट्रेड जो है, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है क्योंकि उस पे जो इनकम पे टैक्स लगेगा वो पीजीबीपी हेड में टैक्स लगेगा। उसके लिए स्पेसिफिक हेड है, वो हेड हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये समझ में आता है स्टॉक इन ट्रेड क्यों नहीं है कैपिटल एसेट?
यस सर, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। कैसे पर्सनल इफेक्ट? पर्सनल इफेक्ट मींस पर्सनल प्रॉपर्टीज मूवेबल। जैसे हमें एग्जांपल बताते जाना है, ये मूवेबल है कि नहीं। कार, कार इज मूवेबल। यस सर। सोफा, यस सर। फर्नीचर, क्लियर, ये सब क्या है? दे ऑल आर मूवेबल। और पर्सनल, जो पर्सनल यूज की चीजें, जैसे पेन, इट्स अ मूवेबल एंड पर्सनल, हमारे यूज के लिए। जैसे ये हेडफोन पर्सनल है, मूवेबल है, क्लियर। जैसे लैपटॉप, टेंजिबल मतलब सर? नॉट टेंजिबल, इंटेंजिबल। बात है मूवेबल, मूवेबल और पर्सनल, दो बातें हैं। आपका मूवेबल होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए। तो मूवेबल है और पर्सनल है, तो वो यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं है। इसमें कुछ इंक्लूड करेंगे, वो बाद में बताएंगे। अभी जनरल डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर पर्सनल एसेट है कोई और मूवेबल है तो वो नहीं। इसका मतलब लैंड, लैंड कैसी कैसी एसेट है? मूवेबल और इमूवेबल? इमूवेबल। इमूवेबल, इमूवेबल। लैंड कवर नहीं है यहाँ, क्या कवर है? मूवेबल। तो मूवेबल अगर पर्सनल एसेट है, पर्सनल इफेक्ट्स यानी आपके पर्सनल यूज की कोई चीज है, जैसे वॉच, वॉच मूवेबल भी है और हमारे पर्सनल यूज की है, तो वो टैक्सेबल, वो यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर? थर्ड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन नहीं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यानी जो गांव में होती है ना, ग्रामीण जमीन, रूरल एग्रीकल्चर। और ग्रामीण भी कैसी? कृषि भूमि। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट नहीं है। यानी कैपिटल एसेट ना होने का मतलब इन्हें अगर ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन हेड पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, क्लियर? देखते हैं, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन आता है, राइज होता है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैसे देखेंगे। तो देखते हैं, कोई भी लैंड, अगर ध्यान से देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता क्या है? वो ये चाहता है कि अगर आपके अर्बन एरिया में लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, उस पे वो टैक्स लगाना चाहते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल सिटी में किसी के पास लैंड है, करोड़ में वैल्यू है उसकी, 500 करोड़। वो उसे सेल करेंगे तो बहुत बड़ा कैपिटल गेन बनेगा, बड़ा अमाउंट कैपिटल गेन का आएगा, उसे पे करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, 1-2 साल तक एग्रीकल्चर वर्क करते हैं उसपे, एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, और कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड तो एग्जेम्प्ट होती है, तो हम 1 भी रुपया टैक्स नहीं देंगे। तो ये तो टैक्स बचाने का तरीका हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, ऐसा शहर में आप करोगे तो हम शहर की जमीन को एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे, चाहे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। इवन इफ यू आर यूजिंग दैट एग्रीकल्चर लैंड, दैट अर्बन लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, देन ऑल्सो दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, और उस पर टैक्स लगाएंगे। तो कौन सी लैंड पे टैक्स नहीं लगाएंगे? जो रूरल एरिया में हो और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही हो। ये बात समझ में आती है सभी को? यस सर। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, अर्बन एरिया क्या है, रूरल एरिया क्या है, यहाँ की डेफिनेशन के लिए। तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड है या कैंटोनमेंट बोर्ड है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो वो क्या है? अर्बन एरिया। समझ गए? कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो अर्बन एरिया, आगरा की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो अर्बन एरिया। क्लियर? मुंबई की पॉपुलेशन, पूना की पॉपुलेशन, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और जहां पे म्युनिसिपल बोर्ड है, तो जहां पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है वहां पे जनरली म्युनिसिपल बोर्ड होता ही है और कैंटोनमेंट बोर्ड है। क्लियर? तो 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है तो अर्बन एरिया है। लेकिन इस अर्बन एरिया से 2 किलोमीटर दूर तक का कोई एरिया, इस अर्बन एरिया से 2 किलोमीटर दूर का कोई एरिया, सपोज ये छोटा सा ये एरिया है, ये अर्बन, ये जो म्युनिसिपल बोर्ड का जुरिस्डिक्शन है उससे 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है और यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है। 10,000 से 1 लाख के बीच में, तो ये एरिया भी क्या माना जाएगा? ये भी माना जाएगा कि अर्बन एरिया है। ठीक है? अगर 6 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में अगर कोई एरिया है, जैसे ये एरिया है, वहां कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है, कैंटोनमेंट बोर्ड है तो वो तो अर्बन एरिया है ही, कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है और यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो भी ये क्या माना जाएगा? ये अर्बन एरिया ही माना जाएगा। और अगर कोई एरिया है जो 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के अंदर है, तो यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है और यहाँ की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो ये भी एरिया क्या माना जाएगा? ये एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। यानी इस एरियल डिस्टेंस से क्या मतलब है?
एरियल डिस्टेंस मतलब हवा का डिस्टेंस जो एयर से, शॉर्टेस्ट रूट, जैसे जैसे अच्छा अच्छा मोबाइल सिग्नल होते हैं ना, तो Displacement. मोबाइल सिग्नल कैसे ट्रेवल करते हैं? थ्रू एयर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो वो एरियल डिस्टेंस। रोड तो हो सकता है ना, जैसे रोड तो बहुत घूम के जा सकता है, कर्वी हो सकता है, ठीक है। रोड का डिस्टेंस किसी जगह का, दो प्लेस का हो सकता है, हिल एरिया है तो वहां का रोड डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, लेकिन एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो हो सकता है 5 किलोमीटर ही हो या 10 किलोमीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं हाँ, यस फिजिक्स की टर्म में। समझ गए, यस क्लियर। तो ये डिफरेंस हो तो इन्हें भी, इस एरिया को भी क्या कहेंगे? अर्बन एरिया कहेंगे। इसके बाहर का कोई एरिया, जैसे यहाँ पे कोई लैंड है तो ये क्या है? रूरल ही है। यहाँ पे कोई लैंड है तो वो रूरल ही है, यहाँ कोई लैंड है तो रूरल। क्लियर है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी हम क्या मानेंगे? उसे भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, वो भी एक्सक्लूड है। और लास्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होते हैं कुछ जो गवर्नमेंट, बहुत बड़ी बात है और एक कंसेप्ट है पूरा, हाउ व्हाई गवर्नमेंट इश्यूज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। एक सिंपल सी बात है, इंडिया जो है, बहुत शॉर्ट में समझ लो, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। क्लियर? और इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन है गोल्ड का अराउंड 15%। 15% प्रोड्यूस करता है इंडिया गोल्ड, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडिया का, जो 900 टन इन अ ईयर, इतना अमाउंट, इतना गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उसे डिमोटिवेट करना चाहती है गोल्ड इंपोर्ट को। तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने इशू किए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, तो उन्हें बेनिफिट दिया कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। दैट मींस आप गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को जब सेल करेंगे तो उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है। कभी फ्री होंगे तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्यों ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड दिया, पूरी स्टोरी है इसके पीछे। क्लियर है? तो अभी के लिए समझ गए आप कैपिटल एसेट क्या नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट्स अगर मूवेबल है कैपिटल एसेट नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि इंक्लूड क्या क्या कैपिटल एसेट्स हैं। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट कहती है नहीं ये तो पर्सनल है तो भी कैपिटल एसेट हम मानेंगे। अभी लॉजिक बताएंगे लॉजिक क्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो, ध्यान से देखो, इन्हें गवर्नमेंट कहती है कि इन्हें तो हम, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इन्हें हम इंक्लूड करेंगे। दे आर, ऑल्दो दे आर पर्सनल इफेक्ट्स, आप इन्हें पर्सनल यूज कर रहे हो, पर्सनल इफेक्ट ही हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, पर्सनल यूज के लिए है, लेकिन फिर भी दे आर कैपिटल एसेट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कैपिटल एसेट हैं। दे आर कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट हैं। तो देखो क्या है, फर्स्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है? तो देखो ज्वेलरी आप सभी समझते हैं, ज्वेलरी समझते हैं ना सभी? यस। लेकिन ज्वेलरी की डेफिनेशन इनकम टैक्स में बहुत वाइड डेफिनेशन है। जैसे ध्यान से देखो, कोई भी टैक्स बचाना चाहेगा तो हमने कहा आपने, अच्छा आपने अगर गवर्नमेंट से कहा कि आपने ज्वेलरी पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा यस ज्वेलरी इज टैक्सेबल, तो इसका मतलब अगर आप ज्वेलरी का सेल परचेज करोगे तो ज्वेलरी के सेल परचेज पे टैक्स लग जाएगा। तो ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक तरीका निकाला। आपने वो तरीका क्या निकाला? आपने, ध्यान से देखो, ज्वेलरी पे टैक्स लगा दिया ना, तो आपने कहा अच्छा आप ज्वेलरी पे टैक्स लगाओगे तो एक काम करते हैं, हम ज्वेलरी परचेज नहीं करते, हम आइडॉल परचेज कर लेते हैं। आइडॉल मतलब जैसे भगवान की मूर्ति होती है ना छोटी, वो आइडॉल परचेज कर लेते हैं। तो अगर आइडॉल परचेज करोगे तो जैसे सोने की कोई मूर्ति परचेज कर ली तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी क्या माना जाएगा? ज्वेलरी मानी जाएगी। तो आइडॉल भी क्या होगा? ज्वेलरी होगी। जैसे आपने कहा ओके ज्वेलरी है, तो हम क्या करते हैं, हम गोल्ड बार परचेज कर लेते हैं, गोल्ड बार या गोल्ड का बिस्किट। क्लियर? बिस्किट परचेज कर लेते हैं, तो ये गोल्ड बार और गोल्ड बिस्किट भी क्या माने जाएंगे? ज्वेलरी माना जाएगा। क्लियर है? तो आपने कहा अच्छा आइडॉल में भी फंस गए, टैक्स देना पड़ा, गोल्ड बार में भी फंस गए, तो एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, हम एक फर्नीचर बनवाते हैं। फर्नीचर तो मूवेबल है ना? फर्नीचर में क्या किया आपने? गोल्ड एम्बेडेड वर्क कराया फर्नीचर में, इधर प्रीशियस स्टोन्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स और गोल्ड और सिल्वर और एनी अलॉय।
इनका इनका वर्क कराया, यानी जो सोने का मड़ा हुआ फर्नीचर बनवाया, एक सोफा बनवाया, तो वो सोफा क्या किया, सोफा बनवाया, और सोफा जो आपका था वो सोफे को क्या किया, सोफे को गोल्ड एम्बेडेड जड़ा हुआ काम कराया, सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात उसमें सब मड़वाए, एम्बेडिंग वर्क कराया, एम्बेडमेंट। तो ये क्या हुआ, ये जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी क्या माना जाएगा, ज्वेलरी ही मानी जाएगी। समझ गए? ये वर्क ऑफ आर्ट में नहीं आएगा सर? वर्क ऑफ आर्ट हो सकता है, वर्क ऑफ आर्ट पे आए, लेकिन नहीं है कोई आर्टिस्टिक वर्क। बड़ा खराब सा सोफा बनवाया, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे कोई कह ही नहीं सकता ये आर्ट है। दैट मींस इफ इट डजंट फॉल अंडर वर्क ऑफ आर्ट, क्लियर है? तो वो क्या माना जाएगा, ज्वेलरी माना ही जाएगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का या सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन्स का वर्क कराया, डायमंड, रूबी, ये सब आपने उसमें एम्बेडेड कराया। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। और क्या आपने क्या कराया, अच्छा हमने आइडॉल लिया तो भी आपने कह दिया ज्वेलरी है, हमने गोल्ड बार बिस्किट लिए तो भी कह दिया ज्वेलरी है, फर्नीचर बनवाया सोने चांदी का मड़ा हुआ वो भी आपने कह दिया ज्वेलरी है। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम एपेरल्स बनवा लेते हैं। एपेरल्स मतलब कपड़े बनवा लेते हैं ऐसे जिसमें सोने चांदी का काम, जैसे आपने शर्ट बनवाई, उसमें शर्ट में जो थ्रेड है वो थ्रेड किसका है, गोल्ड का है, सिल्वर। एपेरल कपड़े, कपड़े, फैब्रिक्स या क्लोथ्स, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्लोथ्स। क्लोथ्स, तो आपने क्या किया, क्लोथ्स बनवाए, और ऐसे क्लोथ्स बनवाए जिसमें गोल्ड का, डायमंड का, इन सब का वर्क कराया। ठीक है, जैसे लेडीज होती हैं तो ब्राइडल लहंगा बनता है, ऐसे होते हैं ना एपेरल्स, तो वो उन्होंने बनवाया, सोने चांदी का वर्क है उसमें काफी, तो उसे भी क्या कहेंगे, तो एक्ट कहता है, इनकम टैक्स एक्ट, गवर्नमेंट कहती है कि इसे भी क्या माना जाएगा, इसे भी हम ज्वेलरी ही मानेंगे। क्लियर है? तो जैसे आपने लहंगा बनवाया है सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का काम किया हुआ, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, तो वो 1 लाख रुपए का बनवाया और बाद में उसे 10 लाख रुपए का सेल किया, 9 लाख रुपीस का आपको गेन हुआ, तो इसे भी क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा, और क्या माना जाएगा, ज्वेलरी माना जाएगा। समझ गए? यस सर। गुड। देखते हैं ड्राइंग। ड्राइंग तो सभी को समझ में आता है, ड्राइंग और पेंटिंग एक जैसे ही होते हैं, तो ड्राइंग पेंटिंग भी क्या है, ये भी कैपिटल एसेट है। स्कल्पचर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मूर्तियां होती है ना, तो मूर्तियों को बोलते हैं स्कल्पचर। और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई भी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, जैसे मोहनजोदारो के समय का आपके पास कोई यूटेंसिल्स हैं, किसी भी तरह का आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, यानी पुरातत्व महत्व की वस्तुएं। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मींस किसी भी तरह का संग्रह जो पुरातत्व महत्व का है। और एक जनरल क्लॉज है, एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है आपके पास, ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं कि दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट। तो इन सबको क्या कहा कि ये सब पर्सनल हैं, आप कहते हो तो हमारे पर्सनल यूज के लिए हैं, लेकिन इन्हें भी क्या माना जाएगा, इन्हें भी माना जाएगा कैपिटल एसेट। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास ये जो गुड्स है, ध्यान से देखो, अगर आपके पास सोने चांदी के यूटेंसिल्स हैं, हो सकते हैं ना, आपने क्या किया, बर्तन परचेज किए, यूटेंसिल्स, तो यूटेंसिल्स में क्या है, अगर आपके पास यूटेंसिल्स गोल्ड के हैं तो उन्हें ज्वेलरी ही माना जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है केस में, राजा रंजीत सिंह के केस में डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो गोल्ड के हैं यूटेंसिल्स, दे आर ऑलवेज टर्म्ड एज कैपिटल एसेट, तो वो ज्वेलरी ही है। लेकिन अगर वो सिल्वर के हैं और नॉर्मल क्वांटिटी में है तो उन्हें कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई जगह ट्रेडिशनल होता है कि कुछ लोग सिल्वर यूटेंसिल्स में खाना खाते हैं, तो उसे मानते हैं कि दे आर नॉट ज्वेलरी। लेकिन लिमिटेड नंबर में होना चाहिए, जैसे अगर 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो 5 फैमिली मेंबर्स हैं और आपके पास 5-10 तक ही सेट है, क्लियर, तो वो नहीं माना जाएगा, यानी गोल्ड को माना जाएगा लेकिन सिल्वर को नहीं माना जाएगा, इफ अप टू लिमिटेड क्वांटिटी। क्लियर है? कितनी बात सबको समझ में आती है? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, अब ध्यान से देखो, हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये जो हमने अभी देखे ना पॉइंट्स, और कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे आपके पास है सोफा, जैसे आपके पास है कार, जैसे ये भी पर्सनल एसेट्स है ना, कार है ना, जैसे आपके पास है वॉच, मोबाइल फोन, वेरी गुड, मोबाइल फोन, इस तरह की बहुत सारी और एसेट्स भी हैं। ध्यान से देखो, ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को आपने परचेज किया और फिर कुछ समय बाद सेल किया, तो ये जो एसेट्स हैं इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज?
डिक्रीज होगी सर। इन सारी एसेट्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, हमेशा 99% डिक्रीज होगी। क्लियर? तो गवर्नमेंट को क्या होगा, अगर डिक्रीज होगी तो आप कहोगे देखो आपने कार है, वो कार 10 लाख की परचेज की थी, 2 साल बाद बेची, 4 लाख रुपए की बिकी, 6 लाख रुपए का आप कहोगे लॉस हो गया। तो ये जो 6 लाख रुपए का लॉस हो गया 6 लाख रुपीस का, तो आप कहोगे तो लॉस हो गया, तो आप इसे सेट ऑफ करोगे, गवर्नमेंट का नुकसान होगा। क्लियर? और ये जो सारी एसेट्स हैं ध्यान से देखो, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये जो सारी एसेट्स हैं ध्यान से देखो 99% इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगी। इन एसेट्स की वैल्यू मैक्सिमम इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट बहुत चालाक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये सारी जो एसेट्स हैं इन्हें तो हम क्या बोलेंगे, इन्हें तो बोलेंगे कैपिटल एसेट। ये तो कैपिटल एसेट हैं, और ये जिनकी वैल्यू डिक्रीज होगी ये कैपिटल एसेट नहीं है। यही लॉजिक है कैपिटल एसेट बनाने और ना बनाने का। समझ गए? यस सर। वेरी गुड। तो हमने आज डेफिनेशन देखा कैपिटल एसेट का, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि किस पे टैक्स लगता है, कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर पे। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफर, तो बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। ट्रांसफर सेक्शन 247 डिसाइड करता है ट्रांसफर। व्हाट इज ट्रांसफर? थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर क्लियर? समझ में आता है? दिखाई दे रहा है? विजिबल है? यस सर। ओके, देखते हैं ट्रांसफर। पहले तो ये जो डेफिनेशन है ट्रांसफर की, ये डेफिनेशन कैसी है? दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। जो भी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है उसमें ये जो एग्जांपल है इनके अलावा भी कुछ हो सकता है ट्रांसफर में आ जाए। क्लियर? देखते हैं ट्रांसफर क्या है। सेल, आप लोग मैक्सिमम टर्म समझते हैं। सेल किया तो भी ट्रांसफर है। ट्रांसफर की डेफिनेशन वाइड है। एक्सचेंज, आपने एक्सचेंज किया, सभी समझते हैं एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज भी क्या है? ट्रांसफर। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कई बार आप दे देते हैं, अपने राइट को खुद देते हैं। जैसे बॉर्डर पे आपका कोई लैंड था और आर्मी को वहां वॉर होता रहता है, आर्मी को जरूरत है, आपने देशभक्ति के लिए बोला कि जाओ आर्मी, इंडियन आर्मी हम डोनेट करते हैं, हम इंडियन आर्मी को अपने सारे राइट रिलिंक्विश करते हैं, आप वहां पे यूज करो, बंकर बनाओ, है ना, हमारे एनिमीज से फाइट करो, तो हम दे देते हैं। तो आपने खुद से छोड़ दिया रिलिंक्विशमेंट। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। कोई राइट आपका ले लिया जाए, जैसे रिडेम्पशन होता है ना राइट आपके शेयर्स का, शेयर्स होते हैं ना, जैसे प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है। यस सर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कुछ समय बाद आपके प्रेफर होते हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर देते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। आपका राइट चला जाता है, रिडेम्पशन से पहले तक आपका राइट था, रिडेम्पशन के बाद आपका राइट खत्म हो गया। नेक्स्ट है कंपलसरी एक्विजिशन। ये तो सभी समझते हैं, कई बार देखते हैं ना, गवर्नमेंट मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है, मास्टर प्लान प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपकी लैंड को गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, दैट मींस विदाउट योर चॉइस, तो वो भी क्या है? ट्रांसफर है। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, जैसे पहले कैपिटल एसेट थी, जैसे स्टॉक को आपने कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट में। जैसे आप डीलर थे, डीलर किसके थे? हाउस के डीलर थे, मकान बेचते थे, आपके पास 50 मकान थे, उन 50 मकान में से 2 मकान आपने लेके ऑफिस बना दिया, तो पहले वो स्टॉक था, बाद में आपने उसे क्या किया? कैपिटल एसेट बना दिया। समझ गए? तो स्टॉक को आपने क्या किया? कन्वर्ट किया। स्टॉक को कन्वर्ट किया किसमें? कैपिटल एसेट में, तो ये भी ट्रांसफर है। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ना जिसपे गवर्नमेंट, जो कंपनी है, इशूअर इंटरेस्ट नहीं देता। जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जिनपे इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे इशू प्राइस कितना था, आप हमें 1000 रुपए दो, कंपनी कहती है 1000 रुपए दो, और 5 साल के बाद, 5 इयर्स के बाद आपको इस पे कितने रुपए मिल जाएंगे? इस पे आपको 8000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, 15 साल के बाद मान लेते हैं। अभी 1000 रुपए दो, 5 साल बाद, 15 साल बाद 8000 मिलेंगे। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इन्हें बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो इनका जो मैच्योरिटी में रिडम्पशन, ये क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स अभी भी इशू होते हैं गवर्नमेंट की? हाँ, इशू होते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, कंपनीज भी करती है। इट्स लाइक डिवेंचर, अ टाइप ऑफ डिवेंचर। जैसे डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं। जिस भी लोन डॉक्यूमेंट पे इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, जो मार्जिन होता है इशू प्राइस में और मैच्योरिटी प्राइस में काफी ज्यादा होता है, उसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन मींस नो इंटरेस्ट, कूपन मींस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। आपको बेनिफिट हो रहा है ना, आपके 1000 रुपए 8000 रुपए में कन्वर्ट होंगे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ गए? तो इनका जब रिडम्पशन होता है तो उसे भी क्या मानते हैं? ट्रांसफर मानते हैं। और हमने हाउस प्रॉपर्टी में देखा था पार्ट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 53 ऑफ टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देखा था ना। सेलर ने, हेलो, यस सर, सेलर ने बायर को हाउस ट्रांसफर कर दिया, पोजीशन दे दिया, और बायर ने सेलर को पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हुई। क्लियर?
तो वो भी क्या माना जाता है, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो ये सारे केसेस क्या होंगे। सर ये एक्सटिंग्विशमेंट क्या बताया था आपने? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ आपका राइट किसी ने ले लिया, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में आपका जो राइट है वो चला गया। जैसे पहले आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स थे, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो आप ओनर है ना, आपको डिविडेंड का राइट है, बहुत सारे राइट्स हैं। वो क्या हुआ, रिडेम्पशन हो गया, तो आपने प्रेफरेंस शेयर दिए और कंपनी ने उन्हें रिडेम्पशन करके आपको पैसा वापस कर दिया, तो क्या हुआ कि आपके पास से प्रेफरेंस शेयर का राइट चला गया। तो ऐसे बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, आपका राइट ले लिया गया। समझ गए? क्लियर? यस। जैसे आपके पास रिलिंक्विशमेंट में आपने खुद दे दिया, आपने खुद सरेंडर कर दिया कोई राइट। जैसे आर्मी का एग्जांपल दिया था ना, तो आपने क्या किया, इंडियन आर्मी को अपना जो एग्रीकल्चर लैंड थी बॉर्डर पे था, आपने उसे दे दिया इंडियन आर्मी को, आप यूज करो, यू एंजॉय दिस। तो ट्रांसफर माना जाएगा, एक्सेंट होगा नहीं होगा वो अलग बात, लेकिन ट्रांसफर माना जाएगा कि नहीं? यस। तो ये जो सारे केसेस हैं दे ऑल आर डीम्ड एज ट्रांसफर। सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, extinguishment of any right, compulsory acquisition, conversion of stock into capital asset, maturity or redemption of zero coupon bond, or part transfer under section 53A of TOPA, transfer of property. They all are deemed as transfer. Clear? Yes sir. Okay, यहां तक क्लियर है सभी को? दो डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर हैं। वन इज, एक तो हमने चार्जिंग सेक्शन देखा सेक्शन 45(1), दूसरा हमने कैपिटल एसेट्स देखा, कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 214, और फिर देखा ट्रांसफर। क्लियर है? तीन टॉपिक बिल्कुल क्लियर। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। क्लियर है? तो कोई भी प्रॉफिट एंड गेन हो, किस पे हो? ट्रांसफर पे। नाउ वी नो व्हाट इज ट्रांसफर। किसके ट्रांसफर पे हो? कैपिटल एसेट के। नाउ वी आल्सो नो व्हाट इज ट्रांसफर, व्हाट इज कैपिटल एसेट। सो बोथ वी नो। क्लियर है? Yes एनी sir. क्वेरी? No sir. नो? ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। No, आज टाइम इज आल्सो गोइंग टू ओवर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे और इश्यूज। ओके फ्रेंड्स? Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम।